नमस्कार दोस्तों, नैन IAS के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हम इतिहास की सीरीज चालू किए थे उसी में अगला टॉपिक होगा हमारा कॉर्नवालिस। पिछले वीडियो में हमने वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जाना, वारेन हेस्टिंग्स के कार्य क्या थे। अगले में समझेंगे हम कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस कहा जाता है कि ब्रिटेन के एक जमींदार घर का लड़का था। और कॉर्नवालिस के बारे में भी कहते हैं कि कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश प्रशासन को भारत में एक इस्टेब्लिशमेंट दिया, एक अस्थायित्व दिया। इसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया, इसने भूमि व्यवस्था में सुधार किया, इसने प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस सुधार किए और एक तरीके से कहा जाता है कि प्रशासन को पूर्णतः इस्टेब्लिश कर दिया, एक नए प्रकार के शासन व्यवस्था को स्थापित किया। इसलिए कॉर्नवालिस का परीक्षा के दृष्टिकोण से, कॉर्नवालिस के मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम पूरे के पूरे कॉर्नवालिस के कार्यों को समझेंगे, जमींदारी को भी देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि कॉर्नवालिस जब आया तो इसके लिए स्पेशल 1786 के विशेष अधिनियम के तहत भारत भेजा गया, जिसमें इसको निर्णय लेने की क्षमता दी गई और इसके थ्रू ये भारत आया। जब भारत आया तो इसने कई कार्य किए। सबसे पहला अगर हम कार्य की बात करें इसने, तो कुछ ऐसे कहा जाता है कॉर्नवालिस कोड के बारे में, जिसको कॉर्नवालिस संहिता भी कहा जाता है। अभी तक क्या था कि जो जिला कलेक्टर होता था, जो DM होता था, वही न्याय भी करता था, वही टैक्स भी वसूलता था। तो आप खुद ही सोचो कि ये जो व्यक्ति खुद ही टैक्स ले, वही अपने खिलाफ न्याय कैसे करेगा। तो सबसे पहले ये क्या करता है, शक्ति के पृथक्करण को लागू करता है, सेपरेशन ऑफ पावर को लागू करता है और कलेक्टर से कर वसूलने का राइट क्यों रहता है, न्याय करने के अधिकार को छीन लेता है। और उसके लिए अलग से जिला न्यायाधीश का गठन करता है, पद का, जो न्याय का कार्य करेगा। मतलब कर व्यवस्था को न्याय व्यवस्था से अलग कर लिया जाता है। इसको कहा जाता है कॉर्नवालिस कोड। आज भी देखिएगा तो जुडिशरी अलग है। जैसे आज भी हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, 3 प्रकार के हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका अलग होती है, न्यायपालिका अलग होती है। तो इस प्रकार के शक्ति के पृथक्करण को, जिसको हम कहते हैं शक्ति का पृथक्करण, शक्ति के पृथक्करण को लागू करने वाला है कॉर्नवालिस, जिसमें क्या करता है, कर व्यवस्था को और न्याय व्यवस्था दोनों को अलग कर देता है। और कलेक्टर से लेके ये कार्य किसको दे देता है, जिला न्यायाधीश को दे देता है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, कॉर्नवालिस कोड क्या है। तो कॉर्नवालिस, ये कई बार UPSC में भी पूछा गया है क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड क्या है। तो कॉर्नवालिस कोड यही है। तो सबसे पहला हुआ कि न्यायिक व्यवस्था में क्या करता है, कॉर्नवालिस कोड को लागू करता है। इसके बाद ये क्या करता है कि जिले में, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो वारेन हेस्टिंग्स न्यायिक सुधार चालू किया था, उस सुधार को पूर्ण करने वाला होता है कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस क्या करता है कि न्यायिक सुधार को करने के लिए दीवानी और फौजदारी न्यायालय की एक चैन बनाता है नीचे से ऊपर तक। अगर हम बात करें दीवानी न्यायालय की, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दीवानी न्यायालय में सबसे नीचे जो न्यायालय होता है वो होता है मुंसफ का। सबसे नीचे जो न्यायालय होता है वो होता है मुंसफ का, जो 50 रुपये तक का मामला को सुन सकता है और ये भारतीय होता था। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रार होता है। ये क्रम पूछ सकता है एग्जाम में, रजिस्ट्रार जो 200 रुपये तक के मामले को सुन सकता है और ये यूरोपीय होता था। इसके ऊपर जिला अदालतें होती थी। जिला अदालत के ऊपर 4 प्रांतीय अदालतें होती थी, जो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में थी। मतलब मुंसफ का न्यायालय, रजिस्ट्रार का न्यायालय, जिला अदालत, फिर 4 प्रांतीय अदालत और उसके ऊपर होता था सदर दीवानी अदालत, जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करती थी। और जो सबसे ऊपर था वो था ब्रिटेन का क्राउन। इस प्रकार दीवानी न्यायालय में एक चैन सिस्टम नीचे से ऊपर तक डेवलप करता है। सबसे नीचे मुंसफ, उसके ऊपर रजिस्ट्रार का न्यायालय, उसके ऊपर जिला अदालत, उसके ऊपर प्रांतीय अदालत और उसके ऊपर आपका जो सबसे ऊपर होता था वो था सदर दीवानी अदालत, जो भारत में होगा, और सबसे ऊपर होगा क्राउन का न्यायालय। और इस पे हिंदुओं पे हिंदू विधि और मुस्लिम पे मुस्लिम विधि लागू होगा। इस प्रकार दीवानी न्यायालय में स्थायित्व को स्थापित करता है। दोस्तों, फौजदारी न्यायालय में भी ये कई प्रकार का परिवर्तन करता है। सबसे पहला काम फौजदारी न्यायालय में करता है कि अभी तक क्या था कि निश्चित लागू, जैसे अभी तक क्या था कि हत्या की भावना पे ध्यान दिया जाएगा, अंग भंग, इस तरह के जो क्या कहते थे, जो दंड दिए जाते थे उसको ख़त्म कराता है और नियम के आधार पे जो उसको मतलब दंड दिया जाएगा। फौजदारी न्यायालय में जो होता था, सबसे ऊपर जिले में जिला अदालत होती थी, जिसकी सहायता मुफ्ती करता था। और उसके ऊपर होता था सर्किट कोर्ट, भ्रमणकारी। जिला अदालत के ऊपर जो होती थी सर्किट कोर्ट, जो ही प्रांतीय अदालतें होती थी वही भ्रमणकारी कोर्ट के रूप में काम करती थी, सर्किट कोर्ट के रूप में काम करती थी। और सबसे ऊपर होता था
सदर फौजदारी अदालत या सदर निजामत अदालत कह सकते हैं, जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधीन होता था। और यहाँ पे मुस्लिम विधि लागू होती थी। और पहले का जो मतलब एक निश्चित नियम लागू किया गया, अंग भंग नहीं किया जाएगा, भावना पे ध्यान इंटेंशन पे ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार कानून के शासन को लागू करने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ा सुधार ये करता है। कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में सुधार किया। अब क्या क्या किया अगर हम पॉइंट के रूप में देखें तो सबसे पहला काम इसने किया, कॉर्नवालिस कोड को लागू करता है। दूसरा, विधि का शासन लागू करने की कोशिश करता है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ लागू करने की कोशिश करता है। तीसरी की बात करें, अगर हम तीसरा मुद्दे की बात करें तो इसके बाद यह दीवानी और फौजदारी न्यायालय में सुधार करता है। दीवानी और फौजदारी न्यायालय में सुधार करता है। याद रखिएगा, फौजदारी न्यायालय की जो सर्वोच्च न्यायालय थी भारत में वो थी सदर निजामत अदालत। इसके बाद यह कह सकते हैं कि कानून का एक तरीके कानून के शासन को लाने की कोशिश करता है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है, इसके आधार पे ये पूरे के पूरे काम करता है। लेकिन इसका निगेटिव पॉइंट ये है कि आम आदमी के लिए न्याय व्यवस्था जटिल हो जाती है, खर्चीला हो जाता है और आम आदमी तक न्याय नहीं पहुंचता। तो ये इसके प्लस माइनस पॉइंट है। लेकिन न्याय व्यवस्था में सुधार करने वाला सबसे जो पहला महत्वपूर्ण गवर्नर हुआ वो था कॉर्नवालिस। इसके बाद अगर हम बात करें इसके दूसरे कार्य को, तो यह जब आया तो इसमें अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, सबसे बड़ी चुनौती थी अंग्रेजों के सामने कि किसी भी तरीके से आय को निश्चित किया जाए। क्योंकि लगातार प्रथम एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहे थे, इसीलिए इसको पावर भी दिया गया और 1786 के विशेष अधिनियम के तहत ये भारत भी आया। आने के बाद इसके सामने दो विकल्प था कि कर किससे वसूला जाए, प्रशासनिक अधिकारी खुद ही कर वसूले या किसी को कर वसूलने का अधिकार दिया जाए। तो इसको लेके विवाद था। तो हम समझेंगे इसने भारत में जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया या अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। कॉर्नवालिस का जो सबसे बड़ा काम रहा जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया इसने। ये क्या था इसको हम समझेंगे, जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त। याद रखिएगा इसमें तीन चीज समझिएगा। सबसे ऊपर मानिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, यहां मानिएगा जमींदार और सबसे नीचे किसान। इसमें इसने क्या किया, जमींदार को भूमि का मालिक मान लिया, जमींदार को भूमि का मालिक मान लिया और किसान को जमींदार के अधीन कर दिया। अब जब जमींदार का भूमि का मालिक हो गया और 1790 के टैक्स को कर को आधार बना लिया गया, 1790 के कर को आधार बना लिया गया कि जो 1790 में कर वसूला जाता था उसका 8/9 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी और 1/9 भाग जमींदार लेगा। मतलब 1790 में जो कर वसूला जाता था उसका 8/9 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी और 1/9 भाग जमींदार लेगा। किसान से जमींदार कितना लेगा इस बारे में चर्चा कुछ भी नहीं की गई। और 1790 में यह बंदोबस्त 10 साल के लिए लागू किया गया। 1793 में इस व्यवस्था को अस्थाई कर दिया गया। अस्थाई का मतलब यह हुआ कि जो 1790 में कर वसूला जाता था, अगर वो 100 रुपया था तो उसी के आधार पे कर लगेगा, आगे जो कुछ भी बढ़ेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। मतलब इसमें जमींदार को भूमि का मालिक मान लिया गया। जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ कि इसका जो 1790 में टैक्स वसूला जा रहा है उसका 8/9 भाग वो कंपनी को दिया जाएगा और 1/9 भाग जमींदार अपने पास रखेंगे। इस व्यवस्था को कहा जाता है जमींदारी बंदोबस्त। इस व्यवस्था में इसको हेल्प करने वाले दो अधिकारी थे जो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जेम्स ग्रांट और दूसरा जॉन शोर। जेम्स ग्रांट और जॉन शोर दो अधिकारी थे। जेम्स ग्रांट का यह मानना था कि भूमि जो है सरकार की है, भूमि सरकार की है। मतलब ये मानता था कि जो भूमि है वो सरकार की है और इसमें हमें जो है ये जमींदारों से कोई लेना देना नहीं है, सीधे सरकार वसूल करे। मतलब ये जमींदारी के विरोध में था। जॉन शोर जमींदारी पक्षधर था। जॉन शोर चाहता था कि जमींदारी बंदोबस्त को लागू हो। लेकिन याद रखिएगा ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि जॉन शोर और कॉर्नवालिस के बीच क्या अंतर था। जॉन शोर और कॉर्नवालिस के बीच क्या अंतर था। तो जॉन शोर इसे केवल चाहता था 10 साल के लिए, जबकि कॉर्नवालिस इसे परमानेंट अस्थाई के रूप में चाहता था।
अस्थायी रूप में जाता था। ये दोनों के बीच में अंतर था। जांसो इसे 10 साल के लिए जाता था, जबकि कार्नवालिस इसे अस्थायी रूप में जाता था और बाद में इसको अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया। ये है आपका पूरा का पूरा जमींदारी बंदोबस्त। अब ये मुद्दा आता है कि जमींदारी बंदोबस्त इसने क्यों लागू किया, इसके पीछे क्या कारण था, इसको हम समझेंगे। तो अभी तक हमने बताया कि जमींदारी बंदोबस्त क्या है। अब आगे देखिए क्या होता है। जमींदारी बंदोबस्त का फायदा क्या था, क्यों लागू किया। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आय निश्चित हो गई, इसकी फिक्स हो गया कि हमें इतना पैसा मिलना ही मिलना है, पहला उद्देश्य इसका था। दूसरा, अब अगर प्रत्येक किसान से टैक्स वसूल करता तो इसको लंबा समय लगता, लंबे एक प्रशासनिक खर्च भी बढ़ जाते। तो अब जब जमींदार को लेगा तो इससे क्या होगा, प्रशासनिक खर्च भी इसके कम होंगे, प्रशासनिक खर्च भी इसके कम होंगे, आय भी इसकी क्या होगी, निश्चित होगी। तो इससे क्या होगा, अन्य नीतियां बनाना इनके लिए आसान होगा, अन्य काम करना इनके लिए आसान होगा, प्रशासनिक खर्च में कमी आएगी, जमींदारों को मैनेज करना आसान होगा। इसके अलावा तीसरी अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा कि जमींदार एक राजनीतिक दोस्त के रूप में पैदा मिलेंगे, जमींदार के रूप में एक इस राजनीतिक दोस्त मिलेंगे जो विपरीत परिस्थितियों में अंग्रेजों की सहायता करेंगे। जमींदार के रूप में एक राजनीतिक दोस्त मिलेंगे जो विपरीत परिस्थितियों में अंग्रेजों की सहायता करेंगे, मतलब एक पॉलिटिकल फ्रेंड मिलेंगे। इसका देखा भी गया ये कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मतलब विपरीत परिस्थितियों में एक राजनीतिक समर्थक वर्ग पैदा करना भी इसका उद्देश्य था। इसके अलावा कार्नवालिस ब्रिटेन के एक जमींदार घर का लड़का था, ब्रिटेन के एक जमींदार घर का लड़का था। ऐसे में वो जमींदारी बंदोबस्त को देखा था और उसको लगता था कि ये बंदोबस्त यहाँ पे भी अच्छा होगा और इसमें जमींदारों के आगे बढ़ने का भी एक मौका था कि जो भी 1790 की इनकम है उसके बाद जितनी भी कमाई होगी उसका फायदा किसको मिलेगा, जमींदार और किसान को मिलेगा। मतलब अगर जमींदार चाहें तो भूमि में निवेश करें तो इनको जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, किसानों की स्थिति सुधर सकती है। ये भी एक लक्ष्य माना जा सकता है और इनका ये भी मानना था कि जो हमें आय निश्चित करने से नुकसान होगा, जब ये जमींदारी बढ़ाएंगे तो व्यापार में हम फायदा लेके इस काम को कर सकते हैं। इन उद्देश्यों से कार्नवालिस ने जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया। पहला, आय निश्चित होगी, प्रशासनिक खर्च कम होंगे, राजनीतिक समर्थक वर्ग पैदा होगा और जमींदार का जो कह सकते हैं कि जमींदार जो होंगे भूमि में निवेश करेंगे और उससे इनकम बढ़ेगी और उस इनकम को व्यापारिक टैक्स लगा के अंग्रेजों को भी फायदा लिया जा सकता है। इन उद्देश्यों से कार्नवालिस ने जमींदारी बंदोबस्त को लाया। लेकिन हुआ क्या, कहा यह जाता है कि कोई भी उद्देश्य कार्नवालिस का पूरा नहीं हुआ। इस बात को अगर हम समझें तो कार्नवालिस का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। कैसे? पहला, अगर हम बात करें, आय निश्चित हुई लेकिन दिक्कत क्या था कि टैक्स का बोझ इतना ज़्यादा था कि जमींदारों को देने की क्षमता नहीं थी। ऐसे में क्या हुआ कि जब जमींदार टैक्स देने की क्षमता में नहीं थे तो विद्रोह होने लगा और विद्रोह को दबाने में इनके प्रशासनिक खर्च भी बढ़ गए। लगातार जमींदारों का विद्रोह होने लगा। इसी में एक नियम था, सूर्यास्त का नियम कहा जाता था कि इसमें फिक्स था कि अगर जैसे जो जमींदार थे उनको 5 तारीख को सूर्य डूबने के समय तक अगर टैक्स नहीं देते हैं तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। और शुरू में बोझ इतना ज़्यादा था कि वो देने की क्षमता नहीं थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, इससे प्रशासनिक खर्च भी बढ़ गए। तीसरा, हम कहते हैं कि अगर जमींदारों ने इनकी सहायता की, राजनीतिक समर्थक वर्ग के रूप में आए, तो बहुत से किसान इनके विरोधी भी हो गए और 1857 के विद्रोह में तो अगर देखा जाए तो आउटपुट क्या रहा, 0। अगला ये सोचते थे कि जमींदार भूमि में निवेश करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और केवल शोषण होता रहा और किसानों की स्थिति काफ़ी खराब होती चली गई। तो ऐसे में एक टिप्पणी आता है कि कार्नवालिस का कोई भी मंतव्य पूरा नहीं हुआ। तो ये था कार्नवालिस की जमींदारी बंदोबस्त। इसके बाद अगर हम कार्नवालिस के काम की बात करें, अगला अगर हम देखें कार्नवालिस ने क्या काम किया। कार्नवालिस ने पुलिस सुधार किया। पुलिस सुधार में इसने क्या किया, जमींदारों के जो अभी तक जमींदार पुलिस का कार्य करते थे, लठैत होते थे, उनको उनके अधिकार को ख़त्म कर दिया। 400 वर्ग मील में एक पुलिस थाना चौकी बनाई जहां सिपाही और दरोगा को रखा गया और इस तरीके से इसने पुलिस व्यवस्था में भी सुधार करने की कोशिश की। कार्नवालिस ने पुलिस को भी रिफॉर्म कैसे किया जाए, पुलिस में सुधार किया। ऐसे में कार्नवालिस ने पुलिस सुधार किया। कार्नवालिस ने कहा जाता है कि आपका भूमि बंदोबस्त में सुधार किया। कार्नवालिस ने प्रशासन न्याय व्यवस्था में सुधार किया, प्रशासन को एक इस्टेब्लिशमेंट दिया, इस्टेब्लिश किया। इसके बाद अगर हम कार्नवालिस की बात करें, अगर तीसरा मुद्दा देखें
तो कार्नवालिस के समय युद्ध कौन कौन से हुए, तो याद रखिएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के काल में हुआ, 1790 से लेके 1792 के बीच में। कार्नवालिस के काल में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो 1790 से लेके 1792 के बीच में हुआ, और ये समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। ये समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। कहा जाता है कि इसमें टीपू बुरी तरह से हार गया था, टीपू के आधा राज्य चला गया, और इसी की एक टिप्पणी है। कार्नवालिस कहता है कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही शत्रु को पराजित कर दिया। मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को पराजित कर दिया। इसका मतलब ये था कि कहा जाता है कि इसमें गठबंधन किया था कार्नवालिस ने, एक ट्रिपल अलायंस बनाया था, जिसमें एक तरफ मराठे थे, निजाम था और ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये तीनों मिलके लड़े थे, क्या कहते हैं टीपू सुल्तान के खिलाफ। और कहा जाता है कि जिसमें टीपू बुरी तरह से हार गया था। इन मराठों को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, निजाम को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक शक्तिशाली मित्र जो इनका दुश्मन था उसको लगभग जीरो कर दिया। इसी संदर्भ में इसको समझिएगा, श्रीरंगपट्टनम की टीटी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के काल में होता है। और कहा जाता है कि इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद तमिलनाडु के बारामहल जिले में एक नई भू बंदोबस्त लागू किया जाता है, रैयतवाड़ी, जिसको हम आगे की वीडियो में अलग से समझेंगे। रैयतवाड़ी क्या है, इनका प्रभाव क्या पड़ा, इसको समझेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा रहा कार्नवालिस का कार्य। जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वारेन हेस्टिंग्स के अधूरे कार्य को कार्नवालिस ने पूरा कर दिया, तो न्याय व्यवस्था को इस्टेब्लिश कर दिया, भूमि बंदोबस्त को इस्टेब्लिश कर दिया, प्रशासनिक व्यवस्था को इस्टेब्लिश कर दिया। इस प्रकार कार्नवालिस ने प्रशासन को पूर्णतः इस्टेब्लिश किया। अगले में हम समझेंगे वेलेजली और आगे के ईस्ट इंडिया कंपनी के कैसे इस्टेब्लिश, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।